Dear students, welcome again to my online teaching classes of engineering mechanics. Today we will learn to analyze a plane truss using method of sections. This method is very useful when we need to find the force in few selected members. Unlike method of joints, this method overcomes the extreme tedious calculations proceeding joint to joint. स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सेक्शंस वैसे केसेस पे बहुत यूज़फुल होता है जिस केसेस पे ट्रस पे बहुत सारे मेंबर्स हों और आपको किसी सिलेक्टेड मेंबर्स पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए। अगर बहुत सारे मेंबर्स हो किसी ट्रस पे, जैसे कि आप इस फिगर पे देख रहे हैं, एक ट्रस पे बहुत सारे मेंबर्स हैं और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि फाइंड द मेंबर फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ इस मेंबर पे फोर्स कैलकुलेट करिए या इस मेंबर पे फोर्स कैलकुलेट करिए, अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट से इस पर प्रोसीड करेंगे तो हमें इस जॉइंट से चलना पड़ेगा और फिर जॉइंट टू जॉइंट हमें आगे प्रोसीड करते करते हमें इस मेंबर पे आना पड़ेगा। तो इस तरह के मेंबर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से अगर हम जॉइंट मेथड से चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मेथड ऑफ सेक्शंस बहुत यूजफुल होता है। So this method is based on the premise that if a structure is in equilibrium, any portion or component of the structure will also be in equilibrium under the action of any external forces and the internal forces acting between the portion or the component and the remainder of the structure. तो मोटी भाषा में यह है कि अगर स्ट्रक्चर इनिशियली इक्विलिब्रियम में है तो वो लोड पड़ने के बाद भी इक्विलिब्रियम में होगा। वो लोड चाहे एक्सटर्नल लोड हो या इंटरनल लोड हो, या तो किसी मेंबर पे लग रहा हो या किसी मेंबर के पोर्शन पे लग रहा हो, वो मैटर नहीं करता। अगर वो स्ट्रक्चर इनिशियल इक्विलिब्रियम में है तो वो बाद में भी इक्विलिब्रियम में होगा लोड पड़ने के बाद। तो हाउ टू प्रोसीड इन मेथड ऑफ सेक्शंस, इसको देखते हैं। तो जैसे हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स पे भी देखा था, जो हमारे स्टेप्स थे, स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें भी हम लोग स्टेप्स वाइज चलेंगे तो हम किसी प्रॉब्लम को टैकल करने में आसानी होगी। तो पहला स्टेप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस। चूंकि इसमें हम लोग पूरे ट्रस की एक सिंगल आइडेंटिटी को एज्यूम करते हैं और फिर मेथड ऑफ सेक्शंस अप्लाई करते हैं, तो हमारा पहला जो पर्पस है कि हम पहले सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट कर लें। तो पहला जो स्टेप है दैट डिटरमाइन ऑल द सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन जब भी निकालते हैं तो वी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। वन इज सिग्मा fx0, another one is sigma fy0 and third one is sigma m0। और ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करते हुए हम सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ड्रॉ assuming a section line bifurcating the entire frame into 2 parts passing through not more than 3 members in which forces are desired। अब मेथड ऑफ सेक्शंस, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि मेथड ऑफ सेक्शन वहां यूज करते हैं जहां पर हमें कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग एक ऐसे सेक्शन को एज्यूम करेंगे जो कि उस मेंबर को भी इंक्लूड कर ले या उस मेंबर से पास करें, ताकि हम डायरेक्टली उस मेंबर का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान देना है कि वो जो सेक्शंस हैं जो आप एज्यूम करेंगे वो पूरे फ्रेम को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दें, पहला चीज। सेकेंड, कि वो सेक्शन 3 मेंबर्स से ज़्यादा से क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर 3 मेंबर से ज़्यादा से क्रॉस करेगा तो फिर हमारे पास सपोज 4 मेंबर से क्रॉस कर रहा है तो हमारे पास 4 अननोन हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस 3 है तो फिर मैथमेटिकली हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट टू मेक इट मैथमेटिकली solvable we need only 3 members or 3 unknowns, as you can say। The section should be assumed
such that it should not pass through more than 3 members. Then any of equilibrium of any one of these two parts is considered, and unknown force in the members cut by the section line is determined using 3 equilibrium equation, that is sigma fx0, sigma fy0 and sigma m0. इस चीज को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि सपोज दिस इज द प्रॉब्लम, कैलकुलेट द फोर्सेस इन द मेंबर CF एंड EF इन द Pratt truss as shown in the figure below. ये एक ट्रस दिया हुआ है और इसमें सिर्फ हमें CF मेंबर पे, यानी ये वाले मेंबर पे सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है और EF वाले मेंबर पे फोर्स कैलकुलेट करना है. और ये आप देख सकते हैं कि इस ट्रस में टोटल 8 मीटर लॉन्ग है ये, एंड इट्स हाइट इज 1 मीटर. एंड आप देख सकते हैं कि ये A सपोर्ट इज हिंज्ड एंड B सपोर्ट इज इन रोलर, और इस पे 3 एक्सटर्नल लोड्स एक्ट कर रहे हैं जॉइंट पे. एक 2 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल, एक 4 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड एट जॉइंट E, एंड एट जॉइंट H वी हैव 6 किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर हम इस प्रॉब्लम में जॉइंट से चलेंगे तो हमें इस पहले वी नीड टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, देन वी विल मूव फ्रॉम जॉइंट A, then at this joint, then at this joint, and likewise after moving from joint to joint, then we can proceed at joint C. So this type of problem will become more tedious if we move from joint to joint. So to solve this we will use the method of section. अब इसमें हमने डैश डैश लाइन से 2 सेक्शन दिखाया हुआ, एक MM सेक्शन एंड सेकेंड इज NN सेक्शन. MM सेक्शन जो है ये इस पूरे ट्रस को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देगा, और ये सेक्शन 3 मेंबर से क्रॉस कर रहा है, एक CD मेंबर से, दूसरा CF मेंबर से और तीसरा EF मेंबर से. लेकिन अगर आप NN सेक्शन को देखेंगे, ये भी सेक्शन हमारे ट्रस को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देगा, बट this section is of no use in method of section because इसमें 4 अननोन हो जाएंगे. एक CD मेंबर का अननोन हो जाएगा, एक DF का अननोन हो जाएगा, एक GF का अननोन हो जाएगा और एक FH का अननोन हो जाएगा. तो इस चीज को ध्यान देना है कि जो भी हमारा सेक्शन होगा वो सेक्शन हमारे ट्रस को 2 पार्ट में बाइफरकेट करना चाहिए. सेकेंड कि वो नॉट मोर देन 3 मेंबर्स से क्रॉस करे. अगर कोई कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे इस सेक्शन को एज्यूम करते हैं, सपोज EF एंड सपोज कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम सिर्फ इस ऐसे को कंसिडर करेंगे, ऐसे सेक्शन को विच इज पासिंग फ्रॉम EF एंड ओनली CF, लेकिन इसमें भी सिर्फ 2 मेंबर को वो क्रॉस कर रहा है, एक CF सेकेंड इज EF, लेकिन ये ट्रस को 2 पार्ट में बाइफरकेट नहीं कर पाएगा. अगर इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करना है तो आपको इसको यहां से क्रॉस कराना पड़ेगा, तभी ये पूरे 2 पार्ट में बाइफरकेट हो जाएगा. तो लेकिन इसमें क्या है कि ये मोर देन 3 मेंबर्स हो गए, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इस चीज की ध्यान देनी पड़ेगी आपको. सो हाउ टू प्रोसीड दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, जो कि हमने स्टेप 1 में लिखा था. सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप होंगे क्योंकि एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो सपोर्ट पे रिएक्शंस वो जनरेट होगा एक्सटर्नल लोडिंग के कारण. तो सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सिग्मा fx0, सिग्मा fy0, सिग्मा m0 प्लेन स्ट्रक्चर के केस में. सो अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमने MM सेक्शन को कंसिडर किया था. दिस वाज द सेक्शन विच वी हैव यूज्ड, दैट इज द MM सेक्शन. इसके कारण ये स्ट्रक्चर 2 पार्ट में बाइफरकेट हो चुका है. और इसमें पहले तो हम सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि दिस इज द सिग्मा fx0. सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A we will get a horizontal reaction RAX,
and this is in negative direction, plus 2, this is in positive direction, so Rax is coming out to be 2 kilonewton. तो वो इसी डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, जिस डायरेक्शन में है. सिग्मा Fy is the net vertical force, so Ray is in positive upward direction, -4 is in downward direction, and -6 is in downward direction. So you will get Ray plus Rby. You can see here Ray, this is the Ray, and this is the Rby. Since B is the roller, so you will not get a horizontal reaction at B, so Rby, and this after adding you will get 10 kilonewton, and total moment about an axis passing through point A is equal to 0. So Rby into 8, because we have the distance 8, and this is force is in this direction. Point of taking the moment is at this point, that is point A, so it will cause an anti-clockwise moment, and anti-clockwise is taken as negative in this equation, so it is minus Rby into 8 plus 4 into 5, so 4 is in this downward direction, point is here, so you will get a clockwise moment, so clockwise will be taken as positive, so this will be 4 into 5 and 4 into 3, this is 1 meter and 1 meter, 4 into 3 plus 6 into 5 plus 2 into 1, this will total, you will add it, and after solving you will get Rby equal to 5.5. putting the Rby in this equation, you will get Ray equal to 4.5. so we have calculated the support reactions, that is the Rax is 2 kilonewton, Ray is 4.5, and Rby is 5.5. Once support reaction has been calculated, and then assuming the truss section mm and bifurcating the truss into two parts, so this is the left half part of the truss, left half part of the truss, this is the left half part of the truss. So you can see that this is FCD, that is the force in the member CD, this is FCF, force in the member CF, and FEF, force in the member EF. So we have only three unknowns here, that is the FCD, FCF, and FEF. Now we will consider the equilibrium of this whole part, assuming a section mm as shown in the figure, bifurcating the structure into two parts and considering the equilibrium of the left part. So this is the main principle behind the method of section, that since the structure is in equilibrium, each and every part of the structure will also be in equilibrium under the action of external load or internal forces. So we have three equilibrium of equations, sigma fx0, sigma fy0, and sigma m0. We will use this one by one, and after solving we will able to find the three unknowns, because three equations, three unknown, it can be solved easily. So let us use the equation first, sigma fx0. So 2, that is the external load here, 2 kilonewton, it is in positive x direction. FCD, it is also in positive x direction, so you will get FCD. FCF is in downward direction at an angle of 45 degrees, so its component along positive x axis will be FCF cos 45, so we have added this FCF cos 45. FEF, it is also in positive x direction, so it will be plus FEF, and RAX is in negative direction, so it will be taken as -2, and you will get the equation FCD plus FEF plus FCF by root 2 equal to 0. Let us call this as equation number 1. Sigma Fy equal to 0, so you will get 4.75. 4.75 is the support reaction, that is Ray, it is in upward direction, -4 it is in downward direction,
minus 4 is in downward direction, so you will get here minus 4. And this FCF, which is making an angle 45 degree in downward direction, you will get its component along negative y-axis as minus FCF sine 45, minus FCF sine 45. So after solving this, you will get FCF equal to 0.71 kilonewton. So 0.71, it is coming out positive, so it is, the direction will be as same what we have assumed. Initially all the directions are taken in a positive direction, that is tensile. If it comes negative after solving, then we will take it as a compressive in nature. Now taking the moment m equal to 0, the moment of all the forces about axis passing through point C, though you can take the moment about any point, because the moment will be equilibrium will be same about any point, but in this case we have taken the moment about point C. So about if we want to take the moment about point C of all the forces, then for point 2 for 2 kilonewton, its moment will be 0, because it will pass to point C. This line of collimation will pass to point C. 4 kilonewton will also give 0 moment about point C. After that, FCF and FCD both are passing through point C, so its moment will also be equal to 0. So we have only three forces. One is RAX, another one is RAY, and another one is FEF, which will cause moment at point C about the axis passing through point C. So that is the RAY into 3 plus RAX into 1 minus FEF into 1. RAX is in this direction, so it is in this direction, your point is here, so it will cause a clockwise moment, and clockwise is taken as positive in this equation. Similarly, RAY is in upward direction, your point is here, so it will cause a clockwise moment. And FEF is in this direction, point is here, so it will cause anti-clockwise movement. So you can see here that each governing equation is followed by some sign convention. You have to follow sign convention, otherwise it will lead to erroneous results. So RAY into 3 plus RAX into 1 minus FEF equal to 0. Then after solving, you will get FEF equal to 15.5 kilonewton, and it is coming out to be tensile in nature. Putting the value of FEF back to equation number 1, you will get FCD plus FCF divided by root 2 equal to 0. Since we have calculated FCF, we will put it in equation number 1, you will get FCD. So FCD is coming out to be minus 16.0 kilonewton. So hope students you have understand the method of section. It's very easy, just you need to practice it and try to solve it, try to solve by your own, so that you will be able to clear your doubts, and more practice you will do, more problems you will be able to solve it. Thank you very much.